चलिए, तो लास्ट टाइम हम लोग ये आप बता रहे थे आपको कि कितने तरह के वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था कि वेरिएबल्स के लिए कितनी तरह के रूल्स बने हैं और कौन कौन से यस रूल्स मैम। का ध्यान ध्यान रखते हुए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब यस मैम, अब रिकेस में अगला हम बात अब करते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखिए डाटा टाइप्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं और आप अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो में आप उस समय पर इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। भले ही वो इनपुट किसी फॉर्म में हो सकता है आप कोई फॉर्म प्रोसेस कर रहे हो तो स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल मांग रहे हो सकता है आप मनी ट्रांजेक्शन में हो तो आप उस जो इंसान मनी ट्रांजेक्शन करने के लिए आया है एटीएम के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू, तो उस मनी ट्रांजैक्शन के लिए आप उस पर्सन की डिटेल मांग रहे हैं कि भाई कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, अकाउंट नंबर डालिए या पिन नंबर डालिए, ये सारी चीजें देते हैं। तो इस तरीके के काम भी करते हैं। कई बार आप कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जिस पर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आपको इनपुट लेना होता है और उस इनपुट को आप प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं, उस पर कैलकुलेशन आप पर दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से बहुत तरीके की वैल्यूज को हम एक्सेप्ट करते हैं। अब जब हम कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं तो वो वैल्यू किस तरह की है ये उसके डेटा टाइप से डिसाइड होता है। डेटा टाइप का एक्चुअली मतलब ही होता है टाइप ऑफ डेटा, और इसमें हम डिफरेंट डेटा के आइटम्स को कैटेगराइज करके रख देते हैं, उनको बाइफरकेट करके रखते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। Data types are the classification or categorization of data items. It represents the kind of value that tells what operations can be performed on a particular data. किसी भी डेटा टाइप के बेसिस पर ही आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि इस डेटा पर किस तरह का एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे कैलकुलेशन के लिए आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप लेना जरूरी है। अगर आप किसी का नाम ले रहे हैं तो नाम पर आप कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, है ना। तो आपके यस पास नंबर्स होने चाहिए। तो इस तरह से डेटा टाइप ही ये डिसाइड करता है कि आप इस डेटा टाइप पर किस तरह का एक्शन परफॉर्म करेंगे। Since everything is an object in Python programming, data types are actually classes and variables are instance of these classes. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हम लास्ट किसी सेशन में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ऊप्स के सिस्टम को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर हर चीज ऑब्जेक्ट के रूप में देखी जाती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप देखें तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी चीज को आप माने, दुनिया में जितनी चीजें आप देखते हैं सब ऑब्जेक्ट है। जैसे मान यस लीजिए आपके पास अगर बाइक है तो वो बाइक भी एक ऑब्जेक्ट है ना। बाइक है अगर, तो बाइक एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कि भाई प्रॉपर्टीज क्या हुई कि भाई वो कौन सी ब्रांड की है, कितना माइलेज देती है, कितने सीसी की है ना, उसका मॉडल नंबर क्या है, ये क्या है उसके उसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं क्लासेस और वेरिएबल्स कहते हैं। और वो क्या करती है, आपकी बाइक का काम क्या है? आपको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करना, एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में हेल्प करना। तो वो जो होते हैं वो यहाँ पर इंस्टेंसेस कहलाते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर चीज को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और उसके प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करके काम करते हैं। अब यहाँ पर किस किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं? सबसे पहली तरह का डेटा टाइप होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब ये वो डेटा जो नंबर के रूप में आपके सामने है, भले ही वो नंबर्स होल नंबर हो या वो आपके फ्रैक्शनल वैल्यूज हो। तो ऐसे डेटा टाइप को न्यूमेरिक डेटा टाइप कहा जाता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप अगर आप डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, जब आप डिक्लेरेशन करते हैं तो आप एक बार में एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल के अंदर जब कोई वैल्यू स्टोर होती है तो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर ही होता है कि एक वेरिएबल में एक वैल्यू आती है। जैसा हम आपको पिछली क्लास में बता भी चुके हैं कि वेरिएबल तो एक तरीके का कंटेनर होता है, मतलब मेमोरी में मेमोरी का लेबल होता है, आइडेंटिफायर होता है, जिसमें हम मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। तो जैसे अगर आप कोई भी इनपुट मांगते हैं, मान लीजिए आपने किसी से पूछा आप अपनी एज बताइए, और वो एज अगर आपको स्टोर करनी है तो उसके लिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब वो एज जो उसने आपको बताई, मान लीजिए उसने कहा कि साहब मेरी एज 25 है, तो वो वैल्यू को आपको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। तो मेमोरी में वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब वेरिएबल हो गया लेबल उस मेमोरी का, और जो उसने एज बताई 25 तो वो उसमें चली गई। लेकिन अगर आप सोचें कि हम एक बार में 5 लोगों की एज एक साथ स्टोर कर लें एक ही वेरिएबल में, ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि न्यूमेरिक डेटा टाइप जब आप लेते हैं तो वेरिएबल का डिफॉल्ट नेचर ये होता है कि वो एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करता है। तो अगर आपको एक पर्सन की एज स्टोर करनी है तो आप वन वेरिएबल लेंगे और उसमें एज स्टोर करेंगे। लेकिन अगर आपको 5 पर्सन की एज स्टोर करनी है तो इसके लिए आपको 5 डिफरेंट वेरिएबल्स लेने होंगे। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू होल्ड करते हैं। पर ये भी एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है कि आप कहेंगे कि अगर 5 लोगों की करनी है तो 5 बार वेरिएबल हम यूज करें, तो अगर मान लीजिए एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के रोल नंबर स्टोर करने हो और 50 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हम 50 वेरिएबल की पूरी लिस्ट बनाएंगे? इतने सारे वेरिएबल ही डिक्लेयर करेंगे। वैसे तो वेरिएबल के डिक्लेरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जरूरत हो तो आप 50 भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करना, उन्हें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अननेसेसरीली प्रोग्राम की लेंथ भी बढ़ती है और बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसमें। हाँ, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सुविधा हमें मिले जहां पर हम वैल्यू तो एक से ज्यादा स्टोर कर सकें, मगर वेरिएबल का नाम एक ही हो, यानी सारी की सारी वैल्यू सेम नेम शेयर कर रही हो। तो जब इस तरीके का डेटा टाइप आप चाहते हैं, ऐसी तरीके का डेटा स्टोर करना चाहते हैं कि चाहे वो नाम हो, रोल नंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं, तब आपको सीक्वेंस डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सीक्वेंस डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जहां पर एक सीक्वेंस में, एक क्रम में आप वैल्यूज अरेंज करते हैं, और क्रम है तो इसका मतलब कम से कम 2 वैल्यू तो होंगी, और कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 50, जितनी भी आपको चाहिए, एक सीक्वेंस में आप उन वैल्यू को अरेंज करते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप की अपनी ही पूरी एक लिस्ट है, मतलब इसमें कई तरीके के टाइप डेटा टाइप आते हैं। जैसे इसमें एक डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। यस मैम। ठीक है, तो वहां पे क्रम से अक्षर स्टोर किए रहते हैं। तो और अगला डेटा टाइप है हमारा बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप का मतलब है एक ऐसा डेटा टाइप जो कुछ भी करेगा लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। यानी जब हम ऐसी वैल्यूज पे काम कर रहे होंगे जो लॉजिकल आउटपुट हमें दे रही होंगी, तो ऐसे डेटा टाइप को हम बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। सेट भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है। सेट का मतलब ही है सेट ऑफ वैल्यूज। तो जहां पर आप बहुत सारी वैल्यू ले रहे होते हैं और उन्हें सेट के रूप में स्टोर करते हैं, कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। और एक डेटा टाइप होता है इसमें डिक्शनरी। डिक्शनरी इन सबसे बिल्कुल अलग तरह का डेटा टाइप होता है, क्योंकि है तो ये भी एक तरीके से मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, लेकिन इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो पेयर में होती है। और इसमें वैल्यू का जो पेयर होता है वो किस चीज का होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। यानी हर चीज का एक पेयर होगा, पेयर में पहला होगा की और की होगी वैल्यू, तो की वैल्यू का पेयर होता है। जैसे वर्ड मीनिंग होती है वैसे। वर्ड मीनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे आपने कहा एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें रोल नंबर है और स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हैं, तो आपने रोल नंबर डाल दिया कि भाई 101 का टोटल मार्क्स ये, 102 के टोटल मार्क्स ये, 103 के टोटल मार्क्स ये। तो इसमें जो रोल नंबर हो गए वो की हो जाएंगे, और जो वैल्यू ऑफ टोटल मार्क्स है वो उनकी वैल्यू हो जाती है। तो ऐसे पेयरिंग में वैल्यू स्टोर होती है। पेयरिंग में सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी में ही वैल्यू को स्टोर किया जाता है और किसी चीज में नहीं किया जाता है। ठीक, ओके मैम। मैम ये अब डाटा टाइप टूल बार में दिए होते हैं क्या पाइथन के? डाटा टाइप नहीं, नहीं, कोई टूल बार में नहीं दिए होते। ये आपको यूज मतलब आपको खुद पता होना चाहिए, यूजर को पता होना चाहिए कि कैसे इन्हें लिखना है। कोई टूल बार इसमें नहीं होती है। ये तो भी हम देखेंगे कि किस तरह की विंडो पे हम अपनी कोडिंग कर रहे होते हैं। अब नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जिनको कि हम इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं ये एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय आईएनटी क्लास। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस क्लास का यूज किया जाता है वो क्लास है आईएनटी। आईएनटी एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, होल नंबर जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बस उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इन पाइथन देयर इज नो लिमिट हाउ लॉन्ग एन इंटीजर वैल्यू कैन बी। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लिमिट थी कि अगर आप इंटीजर डिक्लेयर करते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो 32,768 से नहीं बड़ी होती थी। ऐसे ही हर जगह पर नंबर्स की अपनी एक लिमिट थी। लेकिन पाइथन में अब जैसे मान लीजिए सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हो और लोगों की सैलरी आप मांग रहे हो, सिर्फ आपसे कह दिया जाए कि भाई मंथली सैलरी मांगिए और एनुअल निकालिए। तो अगर किसी की सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपए भी है, 10,000 रुपए भी है, तो 12 महीने की सैलरी 1,20,000 हो गई। तो 1,20,000 जो है वो कितनी बड़ी वैल्यू है 32,000 से, तो इंटीजर की लिमिट वहां खत्म हो जाती थी।
तो आपको ये कुछ तो और, पता है। हाँ कुछ और डेटा टाइप लेना पड़ता था, तब हम लॉन्ग इंटीजर्स लेते थे सी में। लेकिन पाइथन में उन्होंने ये सारा तामझाम खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा लिमिट कोई अनलिमिटेड नंबर, कितना भी बड़ा वैल्यू आपको जो है यूज करना है पाइथन में करिए, आपको किसी दूसरी क्लास की जरूरत नहीं है, आईएनटी से ही सारा काम हो जाएगा। दूसरे होते हैं फ्लोट। अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो होती हैं हमारी, ये वो वैल्यूज होती हैं जो वहां पर आप फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे आपको डेसिमल नंबर चाहिए, जैसे हमने आपको बताया था कि हाइट स्टोर करनी हो, परसेंटेज आपको स्टोर करनी है, या इस तरह की जब भी कोई वैल्यू चाहिए जिसमें डॉट लगा होता है, तब आप कहते हैं कि ये फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू को यूज करने के लिए जो क्लास मिलती है वो फ्लोट क्लास होती है। इसे हम रियल नंबर भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रियल नंबर का मतलब ही होता है अ नंबर हैविंग एनी फ्रैक्शन। और हाँ, उसे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डॉट के बाद रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल लगता है। और या फिर आप इसको ई, स्मॉल ई या कैपिटल ई के बाद में एक प्लस या माइनस का साइन लगा के, इंटीजर लगा करके भी साइंटिफिक नोटेशन के रूप में दिखाते हैं। पर ये तब लगाते हैं जब आपको कोई डेसिमल के बाद 16 या 16 से भी ज्यादा डिजिट्स तक जाना है। माने एक्यूरेसी की लिमिट ये है कि आप डेसिमल के बाद भी 16 डिजिट्स या उसके आगे जाना चाहते हैं। और ऐसा कब होता है, जब आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, वेदर फोरकास्टिंग जैसा टाइप का कुछ आप काम कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हो जहां पर 100% एक्यूरेसी चाहिए, वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप एक डे टू डे टास्क करना चाहते हैं, तो वहां पर डेसिमल के बाद हम लोग 2 प्लेसेस तक भी जाते हैं तो हम कहते हैं हाँ एक्यूरेट है। तो उसके लिए आपको इस साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप नॉर्मल जैसे अपना यूज करते हैं वैसे यूज करेंगे। फिर तीसरे टाइप के नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप में यही 3 टाइप होते हैं, होल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स क्लास से रिप्रेजेंट होते हैं और उसमें एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे अगर हमने लिख दिया 2 + 3j, तो 2 क्या है, 2 एक रियल नंबर है, और 3j क्या हो गया, ये एक इमेजिनरी नंबर है। पर जब इस एक्सप्रेशन को एक साथ लिखा जाएगा तो ये नंबर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। न्यूमेरिक के बाद में जैसे हमने अभी आपको बताया सीक्वेंस डेटा टाइप, तो ये क्या है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स है। जैसे हमने कहा था कि इसमें आप एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा वैल्यू जब आप स्टोर करते हैं तो आपको ये भी सुविधा मिलती है कि सारी वैल्यू एक जैसी भी हो सकती है और सारी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। एक जैसी का मतलब ये नहीं कि आपने 2 को ही 10 बार स्टोर कर दिया। एक जैसी का मतलब ये है कि आपने सारे इंटीजर स्टोर कर दिए, सारे होल नंबर स्टोर कर दिए, या आपने सारे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करे, या आपने सारे स्ट्रिंग स्टोर करे। लेकिन साथ ही साथ सीक्वेंस डेटा टाइप की ये भी क्वालिटी होती है कि इसमें आप हेटेरोजेनस कलेक्शन भी बना सकते हैं। हेटेरोजेनस कलेक्शन का मतलब जहां पर डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को एक साथ स्टोर कर लिया गया। तो मान लीजिए आपने एक कोई भी वैल्यू, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें आपने स्टूडेंट का नाम भी डाल दिया, उसी में आपने डाल दिया उसका रोल नंबर, और उसी में मान लीजिए आपने डाल दिया उसका सब्जेक्ट का नाम, जो मेन सब्जेक्ट उसने लिया है। तो ऐसे में देखिए इंटीजर भी आप ले रहे हैं और स्ट्रिंग भी आप ले रहे हैं। तो पाइथन हमें ऐसे भी डेटा टाइप देता है जिसमें आप एक से ज्यादा वैल्यू भी स्टोर करते हैं, और वो सारी की सारी वैल्यू किसी एक क्लास की भी हो सकती है, जैसे आईएनटी क्लास की हो या फ्लोट की हो, या फिर सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती हैं। Sequences allow to store multiple values in an organized and efficient fashion। और कौन कौन से सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं, सबसे पहला है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये है जहां पर आप अक्षरों को इकट्ठा करके रख रहे हैं, जैसे नाम, एड्रेस, है ना, इस तरीके की चीजें, ईमेल आईडी, तो वो आपके स्ट्रिंग्स होते हैं। लिस्ट एक और डेटा टाइप होता है यहाँ पर, लिस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। ये सब मतलब हमारे टॉपिक्स हैं, ये हम आगे पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ऐसे ही लिस्ट भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि लिस्ट है, मतलब कुछ काफी सारी वैल्यू इसमें स्टोर करके रखी जा सकती है, और कैसे स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लिस्ट के बाद में इसमें अगला डेटा टाइप है टपल। टपल भी बोल सकते हैं, ट्यूपल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ट्यूपल में भी आप डेटा, बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं। अभी हो सकता है आपके मन में ये चल रहा होगा कि जब लिस्ट है तो फिर ट्यूपल की जरूरत क्या है, या स्ट्रिंग है तो लिस्ट की जरूरत क्या है। तो वो हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कब लिस्ट की जरूरत पड़ती है, कब ट्यूपल की जरूरत पड़ती है,
क्योंकि भले ही ये सारे डेटा टाइप की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सभी सीक्वेंस डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में सब यूनिक है, इनके इंडिविजुअल फीचर्स भी हैं, तो जरूरत के हिसाब से हम इन्हें यूज करते हैं। ट्यूपल के बाद में और भी डेटा टाइप, जैसे डिक्शनरी पढ़ा तो वो भी आपका सीक्वेंस डेटा टाइप ही है, लेकिन उसे हम डेटा टाइप नहीं बोलते हैं, पर वहां भी वैल्यूज को आप कई सारे कंटेंट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग्स क्या है? एरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स, जहां पर आप एक से ज्यादा वैल्यू को इकट्ठा करके अक्षरों के रूप में स्टोर कर देते हैं, वहां पर आप कहते हैं कि आपने एक स्ट्रिंग का यूज किया है। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स पुट इन अ सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। स्ट्रिंग लिखते समय खास बात आपको जो ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हैं तो आप सिंगल कोटेशन मार्क का भी यूज करते हैं और डबल कोटेशन मार्क का भी यूज करते हैं, और कहीं कहीं तो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स भी लगाते हैं। ये जो कोटेशन मार्क्स लगते हैं ये पेयरिंग में लगते हैं, मतलब स्ट्रिंग को इनके अंदर लिखा जाता है। तो सिंगल कोट को लिखते हैं, सिंगल और डबल कोट में तो कोई अंतर नहीं है वैसे, चाहे आप सिंगल यूज करिए या डबल यूज करिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इससे पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं था, वहां तो सिंगल कोट तब यूज करते थे जब आप एक कैरेक्टर लेते थे, एक अल्फाबेट ले लिया, एक डिजिट ले लिया या एक कोई सिंबल लिया, और जब आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करते थे, जैसे नाम ले लिया, एड्रेस ले लिया, ईमेल आईडी ले ली, तब आप स्ट्रिंग लिखते थे। पर पाइथन में ये चक्कर भी खत्म हो गया है। पाइथन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक अल्फाबेट है या पूरा नाम है या पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, सॉरी पूरा की पूरी 2-3 लाइनें, 2-3 वर्ड्स हैं, कितने भी, तो आपको स्टोर करना है तो उसमें सिंगल या डबल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ट्रिपल कोट किसी खास सिचुएशन में ही यूज होता है। ट्रिपल कोट को हम तभी यूज करते हैं जब हम एक प्रोग्राम के सेगमेंट को एक कमेंट के रूप में दिखाते हैं, तब हम ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। हम आपको बना के दिखाएंगे कैसे यूज होता है, अगली जो क्लास होगी उसमें ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रैक्टिकल होगा अगले में। हाँ, प्रैक्टिकल क्या पहले बताएंगे कि कैसे आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, कौन सा आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इसके लिए, है ना। ओके। इन पाइथन देयर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप। जैसे हमने आपको बताया कि पहले तो पाइथन से पहले की सभी लैंग्वेजेस में कैरेक्टर डेटा टाइप होता था, जावा में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, और भी लैंग्वेजेस में है, लेकिन पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप कोई नहीं है। कैरेक्टर डेटा टाइप भी पाइथन में स्ट्रिंग ही बोला जाता है। बस फर्क ये है कि अगर कैरेक्टर बोलते हैं पाइथन में तो उसकी लेंथ 1 होती है, यानी एक अक्षर वाला स्ट्रिंग कैरेक्टर कहलाता है, और वैसे आप स्ट्रिंग लिखते हैं, और चाहे आप कैरेक्टर यूज कर रहे हो चाहे आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, पाइथन में उसके लिए str क्लास का यूज किया जाता है। str क्लास ही मैनेज करती है स्ट्रिंग्स को। अगला है लिस्ट। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि लिस्ट भी क्या है, लिस्ट भी बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए है। तो लिस्ट्स आर जस्ट लाइक द एरेज। एरेज का मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर्ड इन अदर लैंग्वेजेस विच इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का कलेक्शन एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में जब आप डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करते हैं बहुत सारी वैल्यूज को, तो उसे लिस्ट कहा जाता है। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एज द आइटम्स इन द लिस्ट डू नॉट नीड टू बी ऑफ द सेम टाइप। यानी कि ये फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि लिस्ट में जब आप बहुत सी वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो सारी की सारी वैल्यू सिमिलर भी हो सकती हैं और डिससिमिलर भी हो सकती हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि सारे आप लिस्ट बनाए सब नंबर्स की ही लिस्ट हो, हो भी सकती है, और अलग अलग डेटा टाइप की भी लिस्ट हो सकती है। दूसरी खास बात ये होती है कि जब भी आपको लिस्ट को क्रिएट करना होता है तो पाइथन में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि लिस्ट की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। वो सारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखी जाती हैं। कैसे? जैसे देखिए एक लिस्ट बनाई हमने और लिस्ट का नाम भी लिस्ट रख दिया, फिर क्या लगाया, इक्वल्स टू का साइन लगाया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा इंडिया इज माय कंट्री। ये पूरा एक सेंटेंस इसमें डाल दिया। तो अब ये लिस्ट बन गई 4 स्ट्रिंग्स की। इंडिया इज माय कंट्री, ये 4 शब्दों की एक लिस्ट बन गई। और आप चाहें तो एक ब्लैंक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिर्फ आप लिस्ट का नाम लिखें, इज इक्वल टू का साइन लगाएं और ब्रैकेट खोल के बंद कर दें। ब्लैंक लिस्ट को हम तब क्रिएट करते हैं जब हम लिस्ट की वैल्यूज खुद नहीं जानते, जैसे हमें नहीं पता कि लिस्ट में क्या स्टोर करना है, तो जब हमें नहीं पता तो जाहिर सी बात है हम यूजर से मांगेंगे। तो अगर आपको यूजर से मांगना है तो पहले आप एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर मांगी हुई वैल्यू इस लिस्ट में डाल सकते हैं।
तो इस तरह से लिस्ट क्रिएट की जाती है। अगले हैं हमारे टपल। टपल भी लिस्ट की तरह ही है, बस फर्क ये है कि लिस्ट जो होती है वो आपकी म्यूटेबल होती है और टपल जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस चीज को उसकी इंडेक्स पोजीशन के आधार पर आप बदल सकते हैं, वो चीज म्यूटेबल कहलाती है। लेकिन जिन्हें नहीं बदला जा सकता वो इम्यूटेबल होते हैं। जैसे पाइथन में स्ट्रिंग्स और टपल इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती हैं। वो आपको उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, कैसे मॉडिफाई नहीं, मतलब रिप्लेस तो कर सकते हैं, बदल तो सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब जैसे हमने बताया कि भाई लिस्ट की वैल्यू को लिखेंगे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एक से ज्यादा वैल्यू है तो कॉमा कॉमा सेपरेट कर सकते हैं। टपल अगर आपको लिखना है तो टपल में भी आप वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप वैल्यूज को एक पेयर ऑफ ब्रैकेट में रखेंगे, जिसे एक सिंपल ब्रैकेट जो होते हैं उनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस के पेयर के अंदर टपल की वैल्यू स्टोर की जाती है। टपल्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑफ एनी डेटा टाइप। कोई भी कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और किसी भी डेटा टाइप की स्टोर कर सकते हैं। टपल्स कैन आल्सो बी क्रिएटेड विद अ सिंगल एलिमेंट, बट इट इज बिट ट्रिकी। वैसे तो देखिए सिंगल एलिमेंट किसी के लिए भी ठीक नहीं है, एक वैल्यू स्टोर करनी है तो फिर लिस्ट की जरूरत, मतलब सीक्वेंस डेटा टाइप की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने कह दिया कि एक एलिमेंट है और वो टपल में है, तो टपल में अगर आप सिंगल एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि एक एलिमेंट लिख करके कॉमा सेपरेटर का यूज करना पड़ता है। वैल्यू भले ही एक लिखी है लेकिन उसके बाद में कॉमा लगाना पड़ता है। तो कैसे लगाते हैं वो सब आगे देखेंगे, बस ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। जैसे देखिए यहाँ पर एक टपल क्रिएट किया है, टपल का नाम टपल ही रखा है, लेकिन देखिए यहाँ पर वैल्यू पैरेंथेसिस में है, ब्रैकेट्स के अंदर है। लिस्ट में वैल्यू किसके अंदर थी? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर थी, है ना। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिपल क्रिएट किया है जिसमें 4 नेम्स स्टोर कर दिए हैं, अमन, नमन, नैना और अदिति। तो ये 4 नाम का टपल बन गया है। तो ऐसे ट्यूपल्स क्रिएट होते हैं, ऐसी नंबर्स भी लिख सकते थे आप। बूलियन टाइप का क्या मतलब है? डेटा टाइप विद वन ऑफ द 2 बिल्ट इन वैल्यूज। ऐसे डेटा टाइप जिनके अंदर 2 में से कोई एक वैल्यू होगी, और कौन सी वैल्यू वो भी पहले से पता है, या तो ट्रू या फॉल्स। Boolean objects that are equal to true are true and those equal to false are false. But non-Boolean objects can be evaluated in Boolean context as well and determined to be true or false. It is denoted by the class bool. Boolean के लिए जो क्लास बनी है वो bool क्लास बनी हुई है, और non-Boolean objects को भी आप Boolean context में देख सकते हैं। True and false with capital T and F। जब true और false हम लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखना है। पाइथन का जो प्रोग्राम होगा वहां अगर आप कंपेयर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू के लिए आपको ट्रू ऐसे लिखना होगा, टी कैपिटल होगा और एफ कैपिटल होगा, नहीं तो इसमें एरर आ जाएगी। जबकि इसके पहले की लैंग्वेजेस में बहुत जगह पर ऐसा है कि ट्रू फॉल्स लिखते हैं तो वो सब स्मॉल होता है, पर पाइथन में ट्रू का टी और एफ फॉल्स का एफ कैपिटल होता है। तो ये लिख, जहां कहीं भी होगा यूज करना होगा तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही हम यूज करेंगे। ओके। अगला हमारा है सेट। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप दैट इज आइटरेबल, म्यूटेबल एंड हैज नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सेट एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें बाकी सब चीजें तो हैं लेकिन उसमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, यानी एक वैल्यू एक से ज्यादा बार नहीं आ सकती। इन ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज अनडिफाइंड दो इट में कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। इसके ऑर्डर को डिफाइन नहीं किया जाता कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग में होगा, अनडिफाइंड ऑर्डर में इसकी वैल्यूज होती हैं। सेट्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द बिल्ट इन सेट फंक्शन विद एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट और अ सीक्वेंस। यहाँ पर सेट जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर भी सेट्स को लिखने के लिए करली ब्रेसेस का यूज करेंगे, और करली ब्रेसेस में एक से ज्यादा वैल्यू जो लिखी होंगी उन्हें कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट नीड नॉट टू बी द सेम। जरूरी नहीं कि आप सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज डालें, आप एक जैसे टाइप की वैल्यूज भी डाल सकते हैं और मिक्स्ड डेटा टाइप की वैल्यूज भी एक सेट में डाली जा सकती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सेट 1 एक सेट का नाम रखा, ये सेट का नाम है इज इक्वल टू, ये जो सेट लिखा है ये फंक्शन का नाम है। बताया था ना कि बिल्ट इन सेट फंक्शन, पहले से बने हुए सेट फंक्शन से यूज करेंगे, तो सेट फंक्शन का नाम लिखा और ब्रैकेट के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दिया।
तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेंट बन गया किसका, सेट 1 का। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज लाइक अ मैप which unlike other data types that hold only single value as an element। बाकी के सभी डेटा टाइप से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो एक पेयर में स्टोर होती हैं, लेकिन लिस्ट हो गया या सेट हो गया या आपके टपल हो गए, वहां पर एक एक वैल्यू, मतलब बहुत सारी वैल्यू हो सकती है लेकिन पेयरिंग नहीं होती उनकी। पर डिक्शनरी में वैल्यूज को पेयर के रूप में रखा जाता है, इसीलिए डिक्शनरी बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। डिक्शनरी होल्ड्स की वैल्यू पेयर। की वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द डिक्शनरी टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज्ड। तो की और वैल्यू का हम पेयर बनाते हैं और ऑप्टिमाइजेशन को हम प्रेफर करते हैं। की वैल्यू पेयर जब आप डिक्शनरी में लिखते हैं तो की वैल्यू और वैल्यू की वैल्यू जो लिखते समय उनके बीच में आप कोलन सेपरेटर को लगाते हैं, और जब एक पेयर डिफाइन कर देते हैं और आपको दूसरा पेयर लिखना है तो कॉमा सेपरेटर से उसको सेपरेट करते हैं। In Python, a dictionary can be created by placing a sequence of elements within curly braces, separated by comma। curly braces के अंदर comma से separate करते हुए की वैल्यू का पेयर दिया जा सकता है। Values in a dictionary can be of any data type and can be duplicated, यानी किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं और कई बार भी हो सकती हैं। लेकिन वैल्यू तो रिपीट हो सकती है पर की का रिपीटिशन नहीं हो सकता। की एक बार में, मतलब एक डिक्शनरी में एक ही रहेगी, एक से ज्यादा कीज, एक नाम की कीज नहीं हो सकती, एक नाम की एक ही की होगी। वैल्यू एक जैसी हो सकती है। डिक्शनरी कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड। डिक्शनरी को भी क्रिएट करने के लिए एक डिक्ट फंक्शन होता है जिसका यूज किया जा सकता है, और एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट की जा सकती है। डिक्शनरी कीज आर केस सेंसिटिव। सेम नेम बट डिफरेंट केसेस ऑफ की विल बी ट्रीटेड डिस्टिंक्टली। जैसे यहाँ पर हाईली केस सेंसिटिव तो होता है, तो जो की का नाम आप डालते हैं, अगर आपने वो नाम लिखा है और वो आपको केस सेंसिटिव होने की वजह से, सपोज एक की का नाम लिख दिया आपने एबीसी और दूसरी की का नाम भी एबीसी रखा, लेकिन एक का स्मॉल एबीसी रखा और दूसरे का कैपिटल एबीसी रखा, तो केस सेंसिटिव होने के नाम वजह से वो दोनों अलग अलग तरह से ट्रीट किए जाएंगे। मतलब एक जैसे नाम देखने में जरूर लग रहे हैं, पर क्योंकि उनके केस डिफरेंट है तो वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे। मैम यहाँ पर कीज जो है रिपीटेड क्यों नहीं होती? हाँ, ये देखिए रिपीट क्यों नहीं होती, आप क्योंकि की में वही वैल्यू डाली जाती है जिसका रिपीटिशन संभव ही नहीं है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि क्लास में रोल नंबर और बच्चों के नाम लिखिए, तो बच्चों के नाम तो रिपीट हो सकते हैं ना, एक क्लास में एक जैसे नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं या 3 बच्चे हो सकते हैं। यस मैम। ऐसा होता है ना कई बार। तो अगर अब रियल लाइफ में मान लीजिए हमारी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें 2 बच्चे हैं जिनका नाम वैभव चंद्र ही है, नाम भी सेम है, सरनेम भी सेम है, तो टीचर क्या करता है, बच्चों को उनके एडमिशन नंबर के हिसाब से बुलाता है, वैभव 1 वैभव 2 कर देता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। पता चला टीचर ने कहा वैभव आइए, तो पता चला दोनों वैभव चले जा रहे हैं। और अगर कहीं 2 वैभव चंद्र है और एक मान लीजिए वैभव श्रीवास्तव भी है, तब तो पता चला वैभव आइए जरा, तो पता चला टीचर ने तो एक वैभव को बुलाया पर या तो तीनों ही जा रहे हैं या तीनों में से कोई नहीं जा रहा, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर टीचर ये करे कि रोल नंबर के हिसाब से बच्चे को बुलाए, तो बच्चे को अपना रोल नंबर तो पता ही है, तो रोल नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रोल नंबर जैसी वैल्यू ही की में डाली जाती है जिसे रिपीट नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकती, उसका पॉसिबल नहीं होता। ठीक, हाँ, उसका रिपीटिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए डिक्शनरी दी गई है, डिक्शनरी का नाम डिक्ट रखा है हमने, इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में देखिए अब यहाँ पर लिखा है 1 फिर कोलन पाइथन। तो यहाँ पर 1 क्या है, ये की है, और ये पाइथन क्या है, वैल्यू है। दोनों को अलग अलग किससे किया गया है, कोलन से। अब दूसरा पेयर है 2 प्रोग्रामिंग 3 लैंग्वेज, लेकिन अब एक पेयर को दूसरे पेयर से कैसे अलग किया गया है, कॉमा से। की और वैल्यू को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं कोलन से, लेकिन 2 कीज के पेयर को सेपरेट करते हैं कॉमा से। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन की। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट का मतलब ही पता चल रहा है साफ साफ, प्रिंट मतलब प्रिंट करना। तो जब आप प्रोग्राम बनाएंगे और आपको कुछ भी प्रिंट करना है, अपना नाम ही प्रिंट करना हो, कुछ भी लिखना है, तो लिखने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है। दिस फंक्शन प्रिंट्स द स्पेसिफाइड मैसेज टू द स्क्रीन और अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस।
माने मॉनिटर या किसी भी दूसरी आउटपुट डिवाइस पर अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। द मैसेज कैन बी अ स्ट्रिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट। द हाँ जैसे सी लैंग्वेज में यूज हम करते हैं प्रिंट का, वैसे ही यहाँ भी होगा। हाँ, सी में आप प्रिंटफ यूज करते हैं, अगर आपने सी पढ़ी होगी तो, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है है ना। तो प्रिंट। प्रिंटफ याद होगा, प्रिंटफ हम लोग यूज करते थे ना। तो अगर प्रिंटफ में डबल कोट्स में जाके आप लिख दें वेलकम टू सी लैंग्वेज, तो क्या होगा, वही जब आप सी का आउटपुट विंडो देखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रिंटफ नहीं होता, उसकी जगह पे प्रिंट फंक्शन होता है। तो प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में जो कुछ भी आप लिख देंगे वो आपके आउटपुट विंडो पर आपको दिखाई देगा। प्रिंट मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर आप प्रिंट करा रहे हैं तो कॉमा से सेपरेट करके उन्हें प्रिंट करा सकते हैं। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं हेलो हाउ आर यू, तो हेलो एक ऑब्जेक्ट है, हाउ आर यू दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। दो मैसेजेस को हम सेपरेटर के साथ प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हेलो हाउ आर यू, और सेपरेटर के लिए ट्रिपल डैश लगा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों मैसेजेस के बीच में सेपरेटर प्रिंट हो जाएगा। हेलो आएगा, 3 डैश लग के आएंगे और फिर हाउ आर यू आएगा। तो ऐसे भी प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं पाइथन में। टपल प्रिंट कराना है तो आप एक टपल डिक्लेयर कर रहे हैं एक्स टपल है जिसकी वैल्यूज है एप्पल, बनाना और चेरी, और प्रिंट एक्स कर देंगे तो ये टपल प्रिंट हो जाएगा। इसमें से एक ही आएगा कि तीनों आ जाएंगे? नहीं नहीं, तीनों आएंगे, एक क्यों आएगा, तीनों आएंगे। अब अगर आपको प्रिंट करना है किसी वेरिएबल की वैल्यू को तो कैसे प्रिंट कराएंगे? Python variables do not need explicit declaration to reserve memory space। आपको हमने शुरुआत में जब ये हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई थी तभी ये बात बताई थी कि पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अलग से ना तो कोई लाइन लिखनी पड़ती है और ना ही आपको यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो ना ये हमारे लिए एक तरह से बहुत ही बर्डन को कम करने वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इससे पहले कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे सी हो, C++ हो या जावा हो, तो जिसमें भी आप काम करते हैं वहां पर जो जो वेरिएबल आप प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं सबसे पहले आपको इन्हें डिक्लेयर ही करना पड़ता है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आप उन वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन में आपको वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का मतलब है मैनुअल एफर्ट नहीं करना, कोई अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती। वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करते ही वो अपने आप उसे डिक्लेयर भी कर देता है। द डिक्लेरेशन हैपेंस ऑटोमेटिकली, अपने आप ही हो जाता है। कब? जब आप वेरिएबल को कोई वैल्यू दे देते हैं और इसके लिए इज इक्वल टू का साइन यूज किया जाता है। द ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑफ द equals to operator is the name of the variable and operand to the right of the equals to operator is the value stored in a variable। is equal to के लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखा जाता है ऑपरेंड वो हमारा वेरिएबल का नाम होता है, और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर जो दिया जाता है वो वैल्यू होती है जो वेरिएबल में जाती है। जैसे नीचे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, काउंटर। काउंटर इज इक्वल टू 100, तो देखिए इज इक्वल टू ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है तो ये किस ऑपरेटर के दोनों तरफ ऑपरेंड्स लिखे हैं लेफ्ट हैंड। हाँ बताइए वैभव। मैम ये अभी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, वो कुछ आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अभी आ रही है? यस मैम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी है काउंटर इज इक्वल टू 100, है ना। इज इक्वल टू ऑपरेटर है जिसके लेफ्ट हैंड पर भी जो वैल्यू लिखी है और राइट हैंड पे भी कुछ वैल्यू लिखी है। ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में जो भी वैल्यू लिखी जाती हैं वो जो कुछ भी है, लेकिन उन्हें बोलते हैं ऑपरेंड्स। ये देखिए लिखा ना ऑपरेंड। तो अब लेफ्ट हैंड पे जो ऑपरेटर है ऑपरेंड है ये है वेरिएबल का नाम, और राइट हैंड पे जो ऑपरेटर है ये है वैल्यू। यानी इस लाइन से हम पाइथन को बता रहे हैं कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है काउंटर और उसकी वैल्यू क्या है 100। तो हम कह सकते हैं कि हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है। कैसे पता इंटीजर? क्योंकि ये एक होल नंबर है ना। ऐसी अगर आप एक फ्लोटिंग पॉइंट डिक्लेयर करें तो हमने लिख दिया माइल्स इज इक्वल टू 1000.0, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट एक रियल नंबर है। नेम इज इक्वल टू जॉन, ये हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। तो ये लाइन लिखते समय ही काउंटर को अलग से डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। जैसे ही आपने काउंटर वेरिएबल को लिखा और इज इक्वल टू साइन की मदद से वैल्यू को उसके अंदर डाला तो वहीं पर वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है। मतलब जब असाइन करते हैं तो वो डिक्लेयर भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक वेरिएबल में बहुत सी आपको असाइनमेंट करने होते हैं, मतलब मल्टीपल असाइनमेंट्स करने होते हैं,
तब कैसे करते हैं, तो आप उनको ऐसे ही यहाँ, मतलब ये पाइथन में ही है स्पेशल, इससे पहले नहीं होता था। जैसे मान लीजिए आपको 3 वेरिएबल चाहिए, ए, बी और सी, और तीनों की वैल्यू आपको 1 रखनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, एक लाइन में लिखें a इज इक्वल टू 1, दूसरी लाइन में लिखें b इज इक्वल टू 1, और तीसरी लाइन में लिखें c इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आप चाहें तो वो लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, ये 1 जो है c में आएगा, c की वैल्यू b में आएगी और b की वैल्यू a में आ जाएगी, और इस तरह से a, b और c तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिर्फ पाइथन में हो सकता है सर? सिर्फ पाइथन में, हाँ। यू कैन ऑल्सो असाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू मल्टीपल वेरिएबल। अब अगर मान लीजिए यहाँ तो ये 3 वेरिएबल थे, तीनों को एक जैसी वैल्यू दी, लेकिन अगर 3 वेरिएबल है, तीनों को अलग अलग वैल्यू देनी है, पर आप एक लाइन में ही ये काम करना चाहते हैं, तो भी पाइथन में ये किया जा सकता है। जैसे ए बी सी लिखा, कॉमा लगाया, इज इक्वल टू 1, 2, जॉन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी जॉन। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर वेरिएबल 3 है तो तीनों को कॉमा से सेपरेट करिए, और वैल्यू भी फिर 3 होनी चाहिए। आप यहाँ पे खास चीज जो नोटिस करिएगा वो ये है कि देखिए ए में इंटीजर गया है, बी में भी इंटीजर है, लेकिन सी में क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है इसीलिए इसे डबल कोट्स में एनक्लोज किया है, या सिंगल कोट में भी एनक्लोज कर सकते थे। ओके, वही चीज यहाँ बताई गई है आपको। आउटपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन के बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें आउटपुट के लिए हम स्टोर करते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, टेक्स्ट और वेरिएबल अगर आपको एक साथ यूज करना है, मतलब मैसेज भी लिखना है और मैसेज के साथ वेरिएबल की वैल्यू का भी यूज करना है, तो उसके लिए आप कॉमा या प्लस सिंबल का यूज कर सकते हैं। जैसे एक्स लिखा हमने, ऑसम, एक्स की वैल्यू क्या है, ऑसम, और अगर अगली लाइन में हम लिख रहे हैं पाइथन इज प्लस, ये तो डबल कोट्स में लिखा, तो ये तो हमारा मैसेज हो गया, और प्लस किसकी वैल्यू प्रिंट करो इसके साथ में, एक्स की वैल्यू। तो जब आप आउटपुट देखेंगे तो क्या लिखा दिखाई देगा, पाइथन इज ऑसम। पाइथन इज ये मैसेज है और एक्स इसके साथ में इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो मैसेज के साथ में वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट कराते हैं, तो ऐसे कराते हैं। आप कॉमा भी लगाते हैं, प्लस की जगह कॉमा भी लगाते हैं, बल्कि हम लोग कॉमा ही यूज करेंगे ज्यादा, ठीक है। फिर एक्स, हाँ कॉमा भी लगता है, जावा में भी मतलब आपका जावा में प्लस यूज होता है ज्यादातर, और पाइथन में हम प्लस भी यूज करते हैं, लेकिन मोर कॉमन मेथड इज कॉमा, टू यूज कॉमा सेपरेटर। फिर ऐसे ही और क्या लिख सकते हैं, जैसे एक्स में एक मैसेज डाल दिया पाइथन इज, वाई में एक मैसेज डाल दिया ऑसम, और जेड में एक्स प्लस वाई कर दिया। तो नॉर्मली तो एक्स प्लस वाई लिखते तो एक्स प्लस वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू जुड़ जाती, लेकिन वो जुड़ती तो तब जब वो नंबर होते, एक्स तो और वाई स्ट्रिंग है, तो जब आप z को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, पाइथन इज ऑसम। तो ये भी एक तरीका होता है। अब यहाँ x लिया 5, y लिया 10, तो अब जैसे यहाँ पे कहेंगे प्रिंट x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, x और y की वैल्यू जुड़ जाएगी, 15 हो जाएगा। या अगर आपने लिख दिया x 5 और y जॉन, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 5 जॉन। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जिसका कि आप यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, और इतने तरीकों से आप वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं। अब है एक वेरिएबल का स्कोप कितना होता है, मतलब एक प्रोग्राम में जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और प्रोग्राम को बनाते हैं, तो देखिए हर प्रोग्राम की एक लाइफ टाइम होती है। प्रोग्राम का लाइफ टाइम तब तक होता है जहां से जब आप उसे लिखते हैं और उसको फिर बाद में आप फाइनली रन कराते हैं। तो जब तक उसका आप आउटपुट देख रहे हैं तब तक तो प्रोग्राम भी आपका रहता है और वेरिएबल का स्कोप भी रहता है, वेरिएबल भी मेमोरी में रहता है। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, वैसे ही क्या होता है कि वेरिएबल का स्कोप भी खत्म हो जाता है, वो भी वैनिश हो जाता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम इनसाइड द रीजन इट इज क्रिएटेड। जिस जगह पर वेरिएबल को क्रिएट किया गया है उस रीजन में ही उसकी अवेलेबिलिटी होगी, और अवेलेबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज स्कोप। अ वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन, अगर फंक्शन आपने कोई बनाया और उसके अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट किया तो उसका स्कोप लोकल स्कोप होता है। मतलब फंक्शन की बॉडी के अंदर तो वो वेरिएबल अवेलेबल है, लेकिन फंक्शन प्रोग्राम का एक पार्ट होगा, तो फंक्शन के बाहर भी बहुत प्रोग्राम लिखा होगा, तो वो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया
वो वेरिएबल फंक्शन में तो अवेलेबल होगा, लेकिन फंक्शन के बाहर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। वेरिएबल क्रिएटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पाइथन कोड इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, फंक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो कैसे हैं, वो है लोकल। लोकल का मतलब समझते हैं ना कि एक स्पेसिफिक एरिया या जो हमारे आसपास है, और ग्लोबल का मतलब पूरा। तो जैसे अगर मान लीजिए अभी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आज के सिनेरियो को देखते ही चले, कि मान लीजिए आप किस एरिया में रहते हैं लखनऊ में? ये फरीदी नगर। फरीदी नगर। तो मान लीजिए आपके फरीदी नगर में कोई साइंटिस्ट हो जो कि इस कोरोना की कोई वैक्सीन बना दे, और वो कहें कि भाई सबसे पहले हम फरीदी नगर के लोगों को देंगे। तो अगर फरीदी नगर के लोगों को वो वैक्सीन मिल रही है, तो फरीदी नगर के लोग जो हैं वो लोकल स्कोप में आ गए, है ना। अब अगर फरीदी नगर से बाहर का कोई बंदा जाए और वो कह दे कि साहब हम तो हजरतगंज में रहते हैं, पर हमें आप वैक्सीन दे दिए, तो वो कहेंगे नहीं आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अपने लोकल लोगों को दे रहे हैं अभी, है ना। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो पूरे लखनऊ के लोगों के लिए बनाई है, कोई भी आए हम उनको वैक्सीन देंगे, तो फिर चाहे हजरतगंज वाला जाए, फिर चाहे महानगर वाला जाए, फिर चाहे गोमती नगर वाला जाए, सबको वो वैक्सीन अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने वो वैक्सीन ग्लोबल लोगों के लिए बनाई है, पूरे के पूरे सिटी के लोगों के लिए बनाई है। तो ऐसे ही पाइथन का प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने फंक्शन भी बना लेते हैं, जरूरत पड़ती है फंक्शंस को बनाने की, और जो फंक्शन हम बनाते हैं उसमें भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो केवल फंक्शन के अंदर ही सीमित है, उसका इस्तेमाल फंक्शन की बॉडी के बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन पाइथन का प्रोग्राम तो एक बहुत बड़ा कोड होता है जिसमें फंक्शन एक छोटा सा कोड है। अब फंक्शन के बाहर यदि आपने पाइथन के प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वो एक ग्लोबल स्कोप से इसलिए ही मिलता है क्योंकि वो उस फंक्शन के अंदर भी मिल जाएगा और फंक्शन के बाहर भी मिलेगा। तो ऐसे वेरिएबल जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो, जो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में अवेलेबल हो जाए, उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और जो प्रोग्राम के एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए ही अवेलेबल हो, उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। मैम ये पाइथन को बताना पड़ता होगा फिर? नहीं, पाइथन को कुछ नहीं बताते हैं। आप जब डिक्लेयर करते हैं तो पाइथन अपने आप समझ जाता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है या लोकल वेरिएबल है। डिक्लेरेशन के हिसाब से, जैसे मैंने कहा ना कि पाइथन का प्रोग्राम, एक मान लीजिए आपने 50 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया पूरा पाइथन का, ठीक है, और उसमें आपने एक फंक्शन बनाया फंक्शन 1 नाम से, एक फंक्शन बनाया फंक्शन 2 नाम से, जो 2-2 3-3 लाइन के कोड बने थे प्रोग्राम, पूरे 50 लाइन के प्रोग्राम में फंक्शन 1 फंक्शन 2 2 फंक्शन भी बने हैं, और भी बहुत सारा कोड लिखा है। अब अगर आपने फंक्शन 1 के अंदर कोई वेरिएबल x डिक्लेयर किया, तो उस x की अवेलेबिलिटी फंक्शन 1 के अंदर ही रहेगी, ना तो आप फंक्शन 1 के बाहर फंक्शन 2 में उसे यूज कर सकते हैं, और ना ही बाकी के प्रोग्राम में उसे यूज कर सकते हैं। x का इस्तेमाल और x की पहचान केवल फंक्शन की बॉडी तक है। ऐसे ही अगर आपने फंक्शन 1 में कोई वेरिएबल y डिक्लेयर किया, तो y का इस्तेमाल फंक्शन 2 में ही किया जा सकता है, फंक्शन 1 में या बाकी के प्रोग्राम में उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो मिलेगा नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इनका स्कोप लोकल रहता है, वो उतना फंक्शन के लिए लोकल होते हैं। फंक्शन में तो यूज होंगे, फंक्शन में तो मिलेंगे, पर फंक्शन के बाहर नहीं मिलेंगे। पर इन दोनों फंक्शन के बाहर उस 50 लाइन के कोड में सपोज आपने एक वेरिएबल z डिक्लेयर किया था, आपको जरूरत थी, तो उस z का इस्तेमाल पूरे प्रोग्राम में आप किसी भी सेक्शन में कर सकते हैं। फंक्शन 1 में भी अगर जरूरत पड़ जाए z तो मिल जाएगा, फंक्शन 2 में जरूरत पड़ेगी तो भी z को उतनी ही आसानी से यूज कर सकते हैं, और बाकी के पूरे प्रोग्राम में भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे वेरिएबल जो पूरे के पूरे प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में इजीली अवेलेबल हो, जिन पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगी हो, उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, जबकि जो सेक्शन बाय सेक्शन ही अवेलेबल होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ओके मैम। तो ये हमने आपको बेसिक आज पूरा समझा दिया है पाइथन का। अगली बार पहले तो हम आपको कैसे पाइथन के लिए क्या हमें डाउनलोड करना है, किस चीज को डाउनलोड करके कैसे यूज करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो सब आपको बताएंगे। कौन सी वो विंडो है, जैसे आपको पता है कि जावा, अगर आप कोर जावा कर रहे होते हैं तो आप ब्लूजे का यूज करते हैं, तो ब्लूजे डाउनलोड कर लेते हैं। सी अगर आपको पढ़नी है तो सी का आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, और जिसमें सी या सी प्लस प्लस की कोडिंग करते हैं। अगर आपको एडवांस जावा पढ़नी होती है तो आप उसके लिए फिर जेडीके का यूज करते हैं, जावा डेवलपमेंट किट का यूज करते हैं। ऐसे ही पाइथन के लिए भी है कि पाइथन अगर आपको पढ़ना है तो पाइथन के लिए भी अलग से आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, और एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होगा जहां पर आप पाइथन को के कोड्स को लिख सकें। पाइथन का कोड एमएस वर्ड में या नोटपैड में या किसी भी जगह पर नहीं लिखा जा सकता।
तो आपको याद भी होगा एक टर्म हमने बोला था आइडियली, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है ना। तो यही हमारा जो एनवायरनमेंट है, आइडियली एनवायरनमेंट है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे आइडियली एनवायरनमेंट को हम डाउनलोड करेंगे और कैसे उसमें अपने कोड्स को लिखना होता है, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। मम्मी मीनवाइल, विंडोज में कि हाँ लाइनक्स में? विंडो बेस आप ले सकते हैं, बिल्कुल विंडोज में ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप विंडोज में इजीली चलाते हैं। बस प्लेटफॉर्म तो विंडोज है, बस आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो वो हम नेक्स्ट टाइम आपको बाकायदा डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज करके दिखाएंगे, ताकि आप भी उसे अच्छे से सीखें और फिर आप अपने सिस्टम में उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। अब एक बार पूरी ध्यान से आप, ये प्रेजेंटेशन आपके पास ऑलरेडी है, देख लीजिएगा, कोई कहीं डाउट है तो उसे नोट कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे आप जो नंबर आपके पास नाइटेक का है उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, या नेक्स्ट टाइम मुझे बता दीजिएगा कि मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था, तो हम आपको उसको क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है। ओके मैम। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू मैम। ओके।